हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गॉस केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में बेटा हम लोग बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा बात करना ज़रूरी है। हम लोग क्लासिफिकेशन के प्रीवियस जो भी पार्ट हमने यूट्यूब पर डाउनलोड किया था बेटा, उसमें हमने आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो एक तो हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन सोर्स के आधार पर, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक थे बेटा। ठीक, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर मैंने बताया था लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर की बात किया था। उसके बाद हमने बताया था क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर की बात किया था बेटा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की बात किया था। ठीक है, किस तरीके से हमारा पॉलीमराइजेशन का मोड तरीका क्या है बेटा। ठीक है, तो उसमें हमने बताया था एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर की बात किया था। अब उसके बाद मैंने कहा था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्सेस के आधार पर बेटा भी हमने डिवाइड किया था। तो इलास्टोमर की बात किया था, फाइबर की बात किया था बेटा। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक, थर्मोस्टेटिक पॉलीमर। ठीक, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की हमारे पॉलीमर की जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन पर अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में दो पार्ट में हम इसको उनको डिवाइड करके पढ़ते हैं बेटा। एक हमारा होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा होता है बेटा हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है बेटा। ठीक है, लेकिन एक बात याद करने वाली चीज़ है बेटा, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा एडिशन होता है उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी नाम देते हैं। और जो हमारा कंडेंसेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी हम नाम दिया करते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है जब हमारा पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा इसके आगे की बात करेंगे। दो क्वेश्चन दिए गए हैं फिलहाल, इसके आगे से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट आर पॉलीमर, पॉलीमर क्या होते हैं बेटा। तो पॉलीमर के बारे में हम बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, उसको आप देख सकते हैं। ये पॉलीमर जो होते हैं, पॉली का मतलब होता है बेटा मेनी, मर का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट हमारे मिल करके ऐसे बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें जिसका मॉलिक्यूलर मास 10⁻³ से लेकर के 10⁻7 AMU हो। ठीक है बेटा, उसको हम पॉलीमर बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम आपको कर चुके हैं बेटा। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक हमारा दिया गया है, हाउ द आर पॉलीमर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। बेटा स्ट्रक्चर के आधार पर हमारा पॉलीमर किस तरीके से हम पॉलीमर को डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर अभी बताया था, इससे पहले रिवीजन भी करवाया था बेटा हमने। सबसे पहले लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर के बारे में बात भी हम कर चुके थे। तो दोनों क्वेश्चन हमारे क्या हैं, सॉल्व हो चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे, हमने कहा ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की अगर बात किया जाए तो दो होते हैं, एक एडिशन और दूसरा हमारा क्या है बेटा, कंडेंसेशन। तो आइए हम एक एक करके इन लोगों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, तो ये भी कह भी रहा है, देयर आर टू ब्रॉड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, दैट इज द एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एडिशन को ही हम क्या बोलते हैं, अभी मैं ऊपर बताया, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। और कंडेंसेशन को हम एक नाम दूसरा देते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बेटा। ठीक है, ये हमारी मेन चीज़ कई बार लिखा है तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होता है उसमें अगर हम देखते हैं, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन की अगर बात किया जाए तो हमारा जो होगा वो हमारा क्या होगा, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एडिशन वाले को हम क्या नाम देते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन देते हैं बेटा नाम। ठीक है, और कंडेंसेशन वाले को हम क्या नाम देते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन नाम देते हैं। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। इस एडिशन पॉलीमराइजेशन या इसी को बोल सकते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। कह रहे इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मोनोमर, मॉलिक्यूल्स ऑफ the same monomer or different monomer add together on a large scale to form polymer। इस पॉलीमराइजेशन में जो हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन है, इसमें कई मोनोमर बेटा सेम टाइप के भी हो सकते हैं वो, या फिर हमारे ये मोनोमर क्या हो सकते हैं बेटा, डिफरेंट टाइप के मोनोमर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये लार्ज स्केल पर
ऐड हो करके क्या बनाते हैं बेटा, पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इस टाइप के पॉलीमराइजेशन को हम क्या बोलते हैं, एडिशन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक, इसमें क्या होता है बेटा, जो हमारा मोनोमर होता है इसको पहचानने का तरीका ये है कि हमारा कोई भी पॉलीमर दिया जाए और मुझसे ये पूछा जाए कि हमारा इसमें एडिशन टाइप का पॉलीमराइजेशन है या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, तो आप इसको पहचानने का तरीका ये है बेटा कि आप उसको देख लीजिएगा। अगर हमारा वो मोनोमर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जैसे कि एल्कीन या एल्काडाइन की बात कर रहा है, या उनके डेरिवेटिव की बात कर लिया जाए, ठीक है, एल्कीन या एल्काडाइन, ठीक है, या उनके डेरिवेटिव की बात कर लिया जाए, अभी मैं आगे बात कर रहा हूँ फिलहाल। इस तरीके के अगर हमारे मोनोमर से वो पॉलीमर अगर बना हुआ है तो ये कन्फर्म है कि ये जो हमारा पॉलीमराइजेशन का जो तरीका होगा वो पॉलीमराइजेशन का तरीका कैसा होगा, एडिशन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन होगा। ठीक, इस तरीके की हम बात कर सकते हैं। आगे भी बात कर रहा है, दिस मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन लीडिंग टू एन इंक्रीज इन चेन लेंथ या चेन ग्रोथ कैन टेक्स प्लेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ आइदर फ्री रेडिकल। ठीक है बेटा, ये कह रहा है जो हमारा ये पॉलीमराइजेशन का मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन है बेटा, इस पर मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन है जिसमें हमारी चेन ग्रोथ होती है, जिसकी चेन में की ग्रोथ होती है, वो हमारा किसके थ्रू कर सकता है, ये फ्री रेडिकल के थ्रू भी कर सकता है या फिर आयनिक स्पीसीज बना के भी कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि जो हमारा ये एडिशन पॉलीमराइजेशन का तरीका है या इसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोल सकते हैं, इसके मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में सबसे क्या आता है बेटा, एक फ्री रेडिकल के थ्रू भी काम करते हैं, ये आयनिक स्पीसीज के थ्रू भी काम करते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इस एडिशन टाइप के पॉलीमराइजेशन में जो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन का जो तरीका है वो हमारा मोस्ट कॉमन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, तो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, ये फ्री रेडिकल है बेटा। ठीक है, ये फ्री रेडिकल जो होता है, फ्री रेडिकल बना करके पॉलीमराइजेशन का जो तरीका है वो हमारा कौन तरीका है, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन है। अब सारी बातें पूरी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। हमने क्या कहा बेटा, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि सेम तरीके के मोनोमर या डिफरेंट तरीके के मोनोमर लार्ज स्केल पर आपस में जुड़े। ठीक है बेटा, इसी को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसमें लेकिन हमारा जो एडिशन पॉलीमराइजेशन की अगर बात किया जाए तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में को पहचानने का तरीका क्या है, ये कैसे होंगे बेटा, अनसैचुरेटेड होंगे। कैसे होंगे बेटा, ये अनसैचुरेटेड होंगे। अनसैचुरेटेड में एल्कीन या एल्काडाइन या इनके डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में अगर कहा जाए किस तरीके के पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो ये फ्री रेडिकल बना के भी करते हैं और क्या बेटा, आयनिक स्पीसीज भी बना के भी करते हैं। लेकिन इन दोनों में भी अगर आपसे कहा जाए कि जो कॉमन है वो कॉमन कौन है, तो आप क्या बताओगे बेटा, फ्री रेडिकल। ठीक है, जो फ्री रेडिकल गवर्न करता है एडिशन या चेन पॉलीमराइजेशन वो हमारा क्या होता है, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में आता है। अच्छा, इस एनसीईआरटी में फ्री रेडिकल हमें दिया भी गया है बेटा। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमें समझाई भी गई है। आइए हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके से हमारा ये होता है बेटा पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, एक हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करेंगे और दूसरा और भी है प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर की बात करेंगे। दो दिया हुआ है, आइए हम एक एक करके बात करते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में देखिएगा बेटा, ठीक है, हम ऑर्गेनिक पढ़ाए थे, अगर आप मुझसे पढ़े होंगे बेटा तो आपको ये बात भी क्लियर होगी कि जो हमारा क्या कहते हैं ये फ्री रेडिकल बनाने का तरीका होता है। फ्री रेडिकल बेटा तब बनता है जब हाई टेम्परेचर ले लिया जाए या कोई भी पराक्साइड ले लिया जाए या टेट्रा एथाइलेट ले लिया जाए या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। चार चीज़ें हमने बताई थी ऑर्गेनिक में, जब हम जीओसी पढ़ा रहे थे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तब हमने बताया था। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, ठीक है, ए वैरायटी ऑफ एल्कीन्स और डाइन्स। ठीक है, बहुत सारे एल्कीन्स या डाइन्स को हम क्या कर या उनके डेरिवेटिव को हम पॉलीमराइज करते हैं बेटा इन प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल जनरेटिंग इनिशिएटर, जिसे हम कैटलिस्ट नाम दे रहे हैं। ठीक है, हमारा कहने का मतलब ये है बेटा कि जब तक हम फ्री रेडिकल
जनरेटिंग इनिशिएटर, जिसे हम कैटलिस्ट की तरीके बिहेव करते हैं, जैसे कैटलिस्ट के तरीके काम करते हैं, जब तक इनको हम नहीं लेंगे बेटा, ठीक है, फ्री रेडिकल जनरेटर हम नहीं लेंगे, या फ्री रेडिकल जनरेटिंग इनिशिएटर अगर जब तक नहीं लेंगे तब तक हमारा ये फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, और जब तक फ्री रेडिकल नहीं बनेगा तब तक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो ही नहीं सकती बेटा, ठीक है। तो फ्री रेडिकल जनरेटिंग इनिशिएटर जिसे कैटलिस्ट बोलते हैं वो हमारे क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आइए, वो हमारे कौन कौन से होंगे। बेंजोइल पेरोक्साइड भी हम ले सकते हैं। ज़्यादातर हम इस तरीके से बात करते हैं कि जो हमारे पेरोक्साइड होते हैं बेटा, ठीक है, जो हमारे पेरोक्साइड होते हैं वो हमारे फ्री रेडिकल जनरेटर होते हैं, ठीक है, वो फ्री रेडिकल को जनरेट करते हैं। अभी कैसे क्या करते हैं हम लोग अभी बात कर लेते हैं। हम फ्री रेडिकल जनरेटर में सब बेंजोइल पेरोक्साइड भी ले सकते हैं बेटा, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं बेटा, या टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड भी ले सकते हैं। इसको हमने बेटा, आपको याद हो अगर तो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में बताया था हमने कहा था कि एंटी मार्कोनिकॉफ जो रूल होता है वो भी हमारी फ्री रेडिकल एडिशन टाइप की रिएक्शन हुआ करती थी। वहाँ पर भी मैंने बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है बेटा, या H2O2 की बात किया था बेटा, ठीक है। पेरोक्साइड का रहना क्या होता है, फ्री रेडिकल के लिए लाजमी होता है बेटा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल जनरेटर में बेंजोइल पेरोक्साइड भी ले सकते हैं, एसिटाइल पेरोक्साइड या टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम करते क्या है बेटा, हम इसमें क्या करते हैं, ईथीन को हम ले करके, ठीक है, ईथीन से अगर हमें क्या करना है, पॉलीथीन का फॉर्मेशन करवाना है। अगर हमें ईथीन से पॉलीथीन का फॉर्मेशन करवाना है तो हम क्या करेंगे, हम ईथीन को लेंगे और उसके साथ साथ बेंजोइल पेरोक्साइड इनिशिएटर को ले करके, ठीक है बेटा, उसको लाइट में एक्सपोज कर देंगे या फिर हीट कर देंगे, ठीक है। इस वजह से क्या करेगा, फ्री रेडिकल इनिशिएटर का फॉर्म जो होगा, वो फ्री रेडिकल इनिशिएटर जो होगा वो ईथीन के साथ मिल करके फ्री रेडिकल बना देगा, और जैसे ही फ्री रेडिकल बनेगा वैसे ही हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, इनिशिएट हो जाती है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा, चेन इनिशिएशन स्टेप भी हम इसको बोल सकते हैं, जैसा कि हम नीचे आपको क्लियर कर रहे हैं बेटा, ठीक है। आइए हम लोग पहले बात कर ही लेते हैं। एक हमारी इसमें क्या होती, चेन इनिशिएशन स्टेप होती है। दूसरी हमारी जो स्टेप होती है बेटा, चेन प्रोपोगेशन स्टेप होती है, ठीक है। चेन प्रोपोगेशन, बात आगे बढ़ी, पहले हमारी रिएक्शन स्टार्ट हुई, फिर चेन प्रोपोगेशन, हमारी बात आगे बढ़ी, मतलब रिएक्शन आगे बढ़ी बेटा, ठीक है। उसके बाद चेन टर्मिनेशन स्टेप की बात किया जाए तो चेन टर्मिनेशन में क्या होता है बेटा, हमारी रिएक्शन जो थी वो हमारी क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई, ठीक है। तो हम चेन टर्मिनेशन स्टेप की भी बात कर सकते हैं। तो एक हमारी ये क्या हो गई बेटा, चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक। 3 स्टेप होती हैं। एक हमारी क्या हुई, चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन सबसे पहले हमारी जो पॉलीमराइजेशन करते ही स्टार्ट हो रही है वो इनिशिएशन स्टेप हुई, फिर प्रोपोगेशन स्टेप हुई, तीसरी क्या हुई, टर्मिनेशन। पहले हम रिएक्शन से ही समझ लेते हैं, फिर हमें रीडिंग लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। इसमें हमने अभी कहा था आपसे कि इनिशिएशन के लिए बेटा ध्यान दीजिएगा, इनिशिएशन के लिए पेरोक्साइड का होना लाजमी है, ठीक है, तभी हमारा फ्री रेडिकल बनेगा। जब तक फ्री रेडिकल बनेगा नहीं तब तक हम फ्री रेडिकल एडिशन की बात हम कर ही नहीं सकते, ठीक। तो सबसे पहले हम बेटा क्या लेंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। हम बेंजोइल पेरोक्साइड लिए, और बेंजोइल पेरोक्साइड लेने के बाद हमने क्या किया, इसको हाई टेम्परेचर ले लिया गया, या फिर लाइट ले लिया जाए, ठीक है बेटा। ये HNU भी लिया जा सकता है, ठीक है, या टेम्परेचर भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेने के बाद ये हमारा क्या होगा, बॉन्ड हमारा क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड हमारा यहाँ से ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये हमारा क्या बन गया, फ्री रेडिकल, ठीक। ये हमारा कौन है बेटा, बेंजोइल फ्री रेडिकल। ये हमारा कौन है, बेंजोइल फ्री रेडिकल है। और बेंजोइल फ्री रेडिकल के बाद ये हमारा यहाँ से क्या होगा बेटा, ये CO2 हमारा जो यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ठीक है, CO2 यहाँ से निकल जाएगी, और ये हमारा क्या बन जाएगा, फिनाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। और उसके साथ साथ CO2 जो होगी यहाँ से हमारी इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक। CO2 निकल जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे जब फिनाइल फ्री रेडिकल हमारा बन जाएगा, ये हमारा फिनाइल फ्री रेडिकल है बेटा, ठीक है। फिनाइल फ्री रेडिकल बनने के बाद ये फिनाइल फ्री रेडिकल जो होता है वो हमारा क्या करेगा,
ईथीन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। ये फिनाइल फ्री रेडिकल जो होगा वो ईथीन के साथ हमारा रिएक्शन करके हमारा क्या बनेगा, C6H5CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है। ये भी हमारा क्या होगा, फ्री रेडिकल। हमने याद होगा आपको बताया भी था कि अगर बात किया जाए तो फ्री रेडिकल बनते ही आग लग जाती है, ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया था। अगर क्लास हमारी किए होंगे बेटा तो हमने जीओसी में बताई थी कि जैसे ही हम बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं या टेम्परेचर को लेते हैं या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को लेते हैं, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस लेते हैं, तो ये हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा, पेरोक्साइड वाला बॉन्ड टूट जाएगा। और पेरोक्साइड वाला बॉन्ड जैसा कि एनसीईआरटी में दिखाया गया है, आप इसको देख सकते हैं, ये इधर इस तरीके से जहाँ हम मिटा रहे हैं बेटा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा। और फ्री रेडिकल बनने के बाद ये बॉन्ड यहीं से ब्रेक हो जाएगा बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये, ठीक। उसके बाद ये फ्री रेडिकल बना, फिनाइल फ्री रेडिकल। फिनाइल फ्री रेडिकल के साथ जैसे ही फिनाइल फ्री रेडिकल बनेगा वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, जो जितने भी ईथीन होगी, सारी ईथीन के जो डबल बॉन्ड होंगे वो डबल बॉन्ड भी हमारे होमोलिसिस करके टूट जाएंगे। और जैसे ही होमोलिसिस करके ये बॉन्ड टूटेगा हमारा, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा और फ्री रेडिकल यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक। तो एक फ्री रेडिकल तो हमारा क्या करेगा बेटा, दूसरे फ्री रेडिकल से शेयरिंग करके हमारा ये C6H5CH2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और दूसरा CH2 फ्री रेडिकल हमारा ये यहाँ पे फ्री हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, रिएक्शन की स्टार्ट हो गई। इसे हम क्या बोलेंगे, चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है बेटा। अब हमारा ईथीन ग्रुप, अगर बात किया जाए, ईथीन मॉलिक्यूल जो था फिनाइल फ्री रेडिकल के साथ जुड़ करके C6H5CH2 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लिया। अब चेन प्रोपोगेशन स्टेप में अगर हम देखें तो C6H5CH2 फ्री रेडिकल जो होगा वो दूसरे हमारे ईथीन मॉलिक्यूल से जुड़ेगा और दूसरे ईथीन मॉलिक्यूल से जुड़ने के बाद जैसे ही फ्री रेडिकल आएगा वैसे इस ईथीन का भी हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद यहाँ पर भी क्या होगा, दो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा और एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से हमारा शेयरिंग करके ये C6H5CH2 फ्री रेडिकल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे और शेयरिंग करने के बाद हमारा क्या होगा बेटा, इस तरीके से ये आपस में दोनों फ्री रेडिकल शेयरिंग कर लेंगे और बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे शेयरिंग के द्वारा और इस तरीके से हमारा फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा दूसरा वाला। फिर ऐसे ऐसे क्या होगा बेटा, यहाँ पर हमारे ईथीन मॉलिक्यूल आते रहेंगे और इस तरीके से ऐड होते रहेंगे और ऐड होते होते यहाँ पर एन यहाँ लग गया। इसका मतलब ये हुआ बहुत सारे हमारे क्या ईथीन मॉलिक्यूल आकर के इस तरीके से ऐड होते गए। इसे बोलते हैं, कौन सा स्टेप हो गया बेटा, ये चेन प्रोपोगेशन स्टेप। ये कौन सी स्टेप हुई, चेन प्रोपोगेशन स्टेप हो गई। अब हम बात करेंगे, ये रिएक्शन हमारी तब तक चलती रहेगी जब तक ईथीन आता रहेगा और ईथीन हमारा बॉन्ड ब्रेक हो करके इस तरीके से अपनी चेन को क्या करेगा, प्रोपोगेट करेगा बेटा, ठीक है। प्रोपोगेशन का मतलब ये हुआ चेन को ऐसा बढ़ाता चला जाएगा। उसके बाद लेकिन एक मेन स्टेप ये है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, यहाँ चेन जो लंबी लंबी चेन होती हैं उसमें फ्री रेडिकल जो होते हैं वो कंबाइन करके पूरी तरीके से क्या बना लेते हैं बेटा, पॉलीथीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन ये यहाँ पर जो भी क्या कहते हैं, जहाँ पर टर्मिनेशन होता है उस टर्मिनेशन में जो होता है वो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब टर्मिनेशन होगा बेटा तो टर्मिनेशन में ये फ्री रेडिकल का मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन है, वो टर्मिनेशन स्टेप में ये मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन चेंज हो जाएगा और यहाँ पर ये कौन सी स्पीसीज आ जाएगी बेटा, आयनिक स्पीसीज आ जाएगी। प्लस आ गया और प्लस आने की वजह से ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली टर्मिनेट हो जाएगी और टर्मिनेट होने के बाद ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, पॉलीथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पॉलीथीन का पूरा फॉर्मेशन हमारा हो गया बेटा। ये हमारा जो इस तरीके से हम अंडरलाइन कर रहे हैं ये हमारी पॉलीथीन है और ये हमारा C6H5 यहाँ से C6H5 यहाँ से ये फिर से दोबारा रिगेन कर लेगा, ठीक है। और इस तरीके से हमारी ये क्या बन गया, यही हमारी कौन है बेटा, पॉलीथीन है, ठीक। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा बेटा, एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा टर्मिनेशन स्टेप है उस टर्मिनेशन स्टेप में मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन थोड़ा सा हमारा क्या होता है, लास्ट स्टेप में चेंज होता है। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लिखा भी हुआ है, फॉर टर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग चेन दीज फ्री रेडिकल कैन कंबाइनिंग इन डिफरेंट वेज, ठीक है बेटा। जो हमारा ये कंबाइनिंग का तरीका है वो हमारा क्या होगा, दूसरे तरीके से क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कंबाइन करेगा और ये क्या बना लेगा, पॉलीथीन का फॉर्मेशन
हो जाएगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई है, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बताने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। एक स्टेप हमारी चेन इनिशिएशन स्टेप है और दूसरी स्टेप हमारी क्या होगी बेटा, चेन प्रोपोगेशन स्टेप है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं, आपको समझ में सारी चीज़ें आ ही गई है फिलहाल। ठीक है, चेन प्रोपोगेशन स्टेप है बेटा, चेन प्रोपोगेशन स्टेप है हमारी हो गई। और एक हमारा जो है, एक हमारा ये भी है कौन सा बेटा, चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। एक हमारा ये चेन टर्मिनेशन स्टेप है, एक चेन हमारा प्रोपोगेशन स्टेप है, एक हमारा चेन इनिशिएशन स्टेप है। जो हमने इसको क्या किया बेटा, एक्सप्लेन किया, यही सब लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन हमें समझ में आ जाना चाहिए बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब हम बात करेंगे इसमें, हम बेटा इसमें बात करने जा रहे हैं। इससे पहले अभी हमने बात किया था कि जो हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसमें हमने बताया एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ, दूसरा प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर की बात करते हैं। आइए हम लोग कह रहे हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलीमर हैं जिनके बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी देता है बेटा, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर के बारे में हम अब पढ़ने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा पॉलीथीन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन की अगर बात किया जाए तो पॉलीथीन में यहाँ पर दो तरीके की पॉलीथीन की बात करेंगे। एक हमारी लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है और दूसरी हमारी क्या होती है बेटा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है। ठीक है, तो लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये जो लिखा सम इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पॉलीथीन के बारे में पढ़ेंगे, टेफ्लॉन के बारे में पढ़ेंगे और पैन के बारे में, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम इससे पहले हम पढ़ने से पहले हम बात करेंगे लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में बात करेंगे। पॉलीथीन में अगर हम देखें बेटा तो पॉलीथीन में यहाँ पर लिखा भी है देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलीथीन, दो तरीके की पॉलीथीन होती हैं। एक हमारी क्या होती है बेटा, लो डेंसिटी पॉलीथीन, और दूसरी हमारी जो होती है वो हमारी क्या होती है बेटा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक हमारी हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो दो पॉलीथीन के बारे में बात करेंगे, जो कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको याद होगा बताया था। लीनियर पॉलीमर जो होते हैं वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होते हैं बेटा, और जो हमारे ब्रॉन्ज चेन पॉलीमर हुआ करते थे वो हमारे क्या हुआ करते थे, हमारे ब्रॉन्ज चेन पॉलीमर लो डेंसिटी पॉलीथीन हुआ करता था, और लीनियर पॉलीमर कैसे हुआ करते थे बेटा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन हुआ करते थे। ठीक, आइए हम लोग अभी सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन की अगर बात किया जाए तो कह रहा है इट इज़ ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन अंडर हाई प्रेशर। बस यही पॉइंट है जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं बेटा, उसको आप लोग अच्छे तरीके से अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारी लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है वो हम ईथीन को लेते हैं बेटा। ईथीन को लेने के बाद प्रेशर हाई लेना पड़ेगा, कितना, 1000 से लेके 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होना लाजमी है। और टेम्परेचर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 350 to 370 केल्विन। ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सीजन और पराऑक्साइड इनिशिएटर कैटलिस्ट। ठीक है, एडिशन है तो जाहिर सी बात है इनिशिएटर को लेना ही पड़ेगा, बिना इनिशिएटर के हम फिर रेडिकल की बात ही नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, डाइऑक्सीजन भी ले सकते हैं या पराऑक्साइड कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या याद करना होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। लो डेंसिटी पॉलीथीन कब मिलती है बेटा, जब हम ईथीन को ले करके हाई प्रेशर, जो कि प्रेशर कितना होना चाहिए, 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर 350 to 570 केल्विन, और क्या लेंगे, ऑक्सीजन या पराऑक्साइड इनिशिएटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तब हमारी जाकर के कौन सी पॉलीथीन का फॉर्मेशन होगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, और ये लो डेंसिटी पॉलीथीन समझ में आ जाना चाहिए। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है वो ऑब्टेन की जाती है, जिसको हम LDP भी बोलते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन। उसको हम किस तरीके से हम बेटा ऑब्टेन करते हैं, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। फ्री रेडिकल एडिशन एंड हाइड्रोजन एटम ऑब्स्ट्रक्शन,
इसी की वजह से ही हमारा ये स्ट्रक्चर जो हो जाता है कैसा हो जाता है, हाईली ब्रांच्ड। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है वो हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है, और जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है वो लीनियर होती है। ठीक है, ये बात हम स्ट्रक्चर के मोड ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात भी कर चुके हैं कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर में हमने बताया था। लीनियर वाले में हमने कहा था लेयर टू लेयर इस तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाएगा, इसलिए हाई डेंसिटी हो जाती है। और ब्रांच्ड वाले में इसमें हमने कहा था जो ब्रांच्ड वाली होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है बेटा, कम होती है। ठीक, कुछ पॉइंट और भी हैं मेरे पास लो डेंसिटी पॉलीथीन के। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ भी कभी कभी पूछी जाती है। ये लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं बेटा, केमिकली इनर्ट होते हैं, यानी कि इन पर केमिकल का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है बेटा। ठीक है, टफ होते हैं एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन कैसी होती है, केमिकली इनर्ट होगी, टफ होगी और कैसी होगी बेटा, फ्लेक्सिबल होगी। और एक पॉइंट और आता है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर भी हुआ करते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कंडक्ट नहीं करती या बहुत कम करती है, ऐसा भी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये कंडक्टर न होने की वजह से इनका इस्तेमाल कैसे काम करते हैं, कैसे किया जाता है बेटा, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर। ठीक है बेटा, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी वायर होता है, इलेक्ट्रिसिटी वायर जो होते हैं जिनमें इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर जो कवरिंग होती है, ठीक है बेटा, वो हमारी वो कौन सी डेंसिटी, कौन सी पॉलीथीन होती है बेटा, वो हमारी लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है। इसीलिए इंसुलेशन के तरीके इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि हमें करंट ना लगे बेटा। ठीक है, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर। ठीक, जहाँ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कैरी क्या फ्लो कर रही हो, ठीक है बेटा, करंट आ रहा हो, उसके उस वायर को इंसुलेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और भी सारी चीज़ें हैं, हमने अभी बताया था बेटा, ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से इनका इस्तेमाल कहाँ पर, स्क्वीज बॉटल में। ठीक है बेटा, स्क्वीज बॉटल का भी इस्तेमाल बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है बेटा। ठीक है, और टॉयज़ खिलौने बनाने में फ्लेक्सिबल पाइप, ऐसी पाइप जो हमारी क्या हो बेटा, फ्लेक्सिबल हो, उस फ्लेक्सिबल पाइप को भी बनाने में हम इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, हर चीज़ को, सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे बेटा, समराइज़ करेंगे। ठीक है, समराइज़ कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे दिमाग पर रखिए। लो डेंसिटी पॉलीथीन का फॉर्मेशन ईथीन को लेकर के हाई प्रेशर 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 350 से 570 केल्विन पर, ठीक है, डाई ऑक्सीजन या पेरोक्साइड इनिशिएटर का इस्तेमाल करके बनाई जाती है बेटा। ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथीन में हमने कहा ये कैसा होता है बेटा, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो ये केमिकली इनर्ट होता है, टफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। ठीक है, इस वजह से इसका इस्तेमाल हम इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर में भी इस्तेमाल करते हैं, और भी कुछ मैन्युफैक्चर करने में भी किया जाता है, जैसे स्क्वीज बॉटल की बात कर लिया जाए। ठीक है बेटा, ठीक है, ऐसे बॉटल जिनका इस्तेमाल करके उसको हम क्या करते हैं बेटा, स्क्वीज करके फेंक देते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं मिनरल वाटर का जो बॉटल होती है, वैसी बॉटल का इस्तेमाल दिमाग में होना चाहिए मेरे। हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में अब बात करने जा रहे हैं बेटा। हाई डेंसिटी पॉलीथीन बहुत सारी सिमिलरिटी हैं हमारे लो डेंसिटी पॉलीथीन से। ठीक है, हम अगर लो डेंसिटी पॉलीथीन की अगर बात किया जाए तो लो डेंसिटी पॉलीथीन के कंपेयर में हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या फ़र्क क्या है बेटा, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, इट इज़ फॉर्म व्हेन एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टेक्स प्लेस इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बेटा उसमें हमने कैटलिस्ट का किस तरह इस्तेमाल किया था, पेरोक्साइड या डाई ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे जो हमारा कैटलिस्ट होगा, कह रहा है कि ये हाइड्रोकार्बन को सॉल्वेंट को लेकर के, ठीक है, इथीन के साथ हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट का इस्तेमाल करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट क्या क्या है, ये कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, जिसे बोलते हैं बेटा जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। ठीक, ये यही एक मेन क्वेश्चन हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमारा यही हो जाता है जिसे हम जिगलर नट्टा कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि जिगलर नट्टा कैटलिस्ट क्या होता है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए क्या, ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक,
जब ट्राई एथाइल एल्युमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को के कम्बिनेशन को लिया जाता है तब इसी को हम क्या नाम देते हैं, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। ठीक है, तो हमने क्या बताया बेटा, इसमें क्या करेंगे, हम ईथीन को लेंगे और हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट को लेंगे, लेकिन कैटलिस्ट का होना लाजमी है। वो कैटलिस्ट कौन है बेटा, हमारा ट्राई एथाइल एल्युमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, और उसके साथ साथ जैसे वहाँ पर टेम्परेचर हमने क्या लिया था बेटा, अभी जस्ट वहाँ पर कंपेयर करके पढ़ोगे बेटा तो याद रहेगा 350 टू 570 केल्विन लिया करते थे, और यहाँ पर टेम्परेचर जो हम ले रहे हैं 333। ठीक है बेटा, 333 केल्विन से लेकर के 343 केल्विन, 333 से 343 केल्विन, और वहाँ पर प्रेशर हमने क्या लिया था। ठीक है बेटा, वहाँ का मतलब क्या, वहाँ का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं इससे पहले वाले लो डेंसिटी वाले में अगर देखें तो प्रेशर हमने लिया था, याद करिए बेटा, हमने बताया था 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर था बेटा वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है वो हमारा 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़िएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पर कैटलिस्ट जिगलर नट्टा कैटलिस्ट और 333 से 343 केल्विन टेम्परेचर की बात किया मैंने। ठीक है बेटा, और प्रेशर हमारा कितना है बेटा, इस तरीके से अगर मैं प्रेशर की अगर मैं बात करता हूँ तो 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात किया। ठीक, अब हम जैसे वहाँ पर हमने कहा था, जैसे हमने कहा था कि जो हमारी लो डेंसिटी थी वो हमारी कैसी थी बेटा, ब्रांच थी, और ये हमारी हाई डेंसिटी हमारी कैसी होगी बेटा, लीनियर होगी। ठीक है, कैसी होगी, लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, और ये जो हाई डेंसिटी होती है बेटा, हाई डेंसिटी अगर लीनियर है तो जाहिर सी बात है, हमने कहा था लेयर टू लेयर इस तरीके से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगा, इसलिए हमने कहा था यहाँ पर क्या होती है बेटा, क्लोज पैकिंग होती है। ध्यान दीजिएगा, हमने ये बात आपको मोड ऑफ स्ट्रक्चर के वाले प्रोसेस में हमने बता चुके हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पर जो हमने क्या कहते हैं पॉलीमर को डिवाइड किया था, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। ठीक है, वहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर क्या हो जाती है बेटा, क्लोज पैकिंग हो जाती है। ठीक है, और क्लोज पैकिंग होने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है बेटा, हाई हो जाती है। ठीक है, इस तरीके, और कैसा होता है, ये लीनियर होता है। और इससे पहला वाला कैसा था बेटा, ब्रांच था। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपको पता ही है, हाई डेंसिटी क्लोज पैकिंग अगर होगी बेटा तो 100% ये बात ये सच है कि ये हमारी हाई डेंसिटी पॉलीथीन है वो हमारी लो डेंसिटी पॉलीथीन से क्या होगी, मोर टफ होगी। ठीक है, एंड हार्ड होगी। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी फ्लेक्सिबल नहीं होगी। क्या होगी बेटा, फ्लेक्सिबल नहीं होगी, और फ्लेक्सिबल ना होने की वजह से ये हमारा क्या होगा बेटा, इस तरीके से हमारी फ्लेक्सिबल ना होने की वजह से ये कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और हार्ड होने की वजह से इसका मतलब इसका इस्तेमाल हम उस चीज़ को बनाने में करेंगे, प्लास्टिक के ऐसे बर्तन जो थोड़ा सा हार्डनेस रखते हों, जैसे कि बकेट्स की बात कर लिया जाए, बाल्टी वगैरह की बात कर लिया जाए। ठीक है, जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, डस्टबिन की बात कर लिया जाए, बॉटल की बात कर लिया जाए, हार्ड वाली बॉटल थोड़ा सा जो होती है बेटा, और पाइप की बात कर लिया जाए, जिस पाइप के थ्रू हम लोग क्या कहते हैं इस तरीके से वाटर वगैरह का फ्लो करवाते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि ये जो हमारे हार्डर मटेरियल की बात कर लिया जाए जो कि प्लास्टिक के बने होते हैं, वो हमारे कौन से वाली पॉलीथीन होती है बेटा, वो हमारी हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है। ठीक, तो ये हमारी पॉलीथीन पूरी तरीके से लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन हमारी फिनिश हुई। ठीक, अब हम लोग बेटा बात करने जा रहे हैं, अब हम लोग बात करेंगे टेफ्लॉन की बात करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, टेफ्लॉन की बात किया जाए तो टेफ्लॉन में क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा, टेफ्लॉन को हम क्या करते हैं, जब हम टेट्राफ्लोरोईथीन, ठीक है, एन मॉलिक्यूल इस तरीके से रिएक्शन भी लिखी हुई है बेटा। ठीक है, टेट्राफ्लोरोईथीन की अगर बात किया जाए तो टेट्राफ्लोरोईथीन को हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाई प्रेशर पर लेते हैं बेटा, तो यहाँ पर क्या होता है, टेफ्लॉन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये भी हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ठीक है, क्यों, जाहिर बात है यहाँ पर भी अनसैचुरेशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, और हाई टेम्परेचर लिया जा रहा है, कैटलिस्ट लिया जा रहा है, तो हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट अगर हमारा लिया जा रहा है इस तरीके से, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारा क्या होगा, फ्री रेडिकल का इनिशिएशन होना लाजमी है। तो हाई प्रेशर और कैटलिस्ट का इस्तेमाल, आइए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। टेफ्लॉन इज मैन्युफैक्चर बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोईथीन। ठीक है, ये टेट्राफ्लोरोईथीन क्या है बेटा, ये हमारा मोनोमर है। ठीक है, ये हमारे मोनोमर है टेट्राफ्लोरोईथीन।
कह रहे विद ए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यही बस इस तरीके से याद करना है। फ्री रेडिकल विद ए फ्री रेडिकल या पर सल्फेट कैटलिस्ट। पर सल्फेट लग गया है तो 100% ये बात सच है कि इसमें पेरोक्साइड आ गया। और प्रेशर भी हमारा क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर का होना लाजमी है बेटा, ठीक है। इस तरीके से हमारा प्रेशर भी क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक है। इस तरीके से बात कर लेंगे। तो टेफ्लॉन का इस्तेमाल कैसे बनाते हैं बेटा, टेट्राफ्लोरोईथीन CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है बेटा। इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये है हमारा कौन, टेट्राफ्लोरोईथीन। ये टेट्राफ्लोरोईथीन है। टेट्राफ्लोरो अगर ईथीन की अगर हम बात करें तो N मॉलिक्यूल टेट्राफ्लोरोईथेन, और हमारा जो कैटलिस्ट क्या होगा बेटा, परसल्फेट, या इस तरीके से फिर रेडिकल कोई सा भी ले सकते हैं। हाई प्रेशर पर क्या होगा बेटा, टेफ्लॉन का फॉर्मेशन होगा। ऐसे कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है बेटा कि टेट्राफ्लोरोईथेन CF2 C डबल बॉन्ड CF2 को आप लोग बोल देते हो टेफ्लॉन। बेटा कभी भी N, ये बात हम पहले ही लेक्चर में बोल चुके हैं, अगर N पहले लिखा है तो ये हमारा जो मॉलिक्यूल है ये मोनोमर होगा, इससे पहले वाला CF2 डबल बॉन्ड CF2। लेकिन ये CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 दोनों तरफ ये रेड करके बॉन्ड छोड़ दिया गया। इसका मतलब बहुत सारे CF2 आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए इस तरीके से, ठीक है बेटा, बड़े बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किए हैं। इसका मतलब ये जो N है ये बाहर लगा है, इसका मतलब ये कौन है, पॉलीमर, वरना मोनोमर पॉलीमर में ही या बच्चा कन्फ्यूजन हो क्रिएट कर देता है बेटा, ठीक है। आइए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा केमिकली क्या होता है बेटा, इनर्ट होता है। केमिकली कैसा होगा, इनर्ट होगा, रेजिस्टेंट टू अटैक बाय द कोरोसिव रेजेंट, ठीक है। ये हमारा जो कोरोसिव जो रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा, उन कोरोसिव रेजेंट के क्या होता है, ये अगेंस्ट होता है, या ऐसे बोल सकते हैं रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा टू अटैक बाय कोरोसिव रेजेंट। कोरोसिव रेजेंट कहने का मतलब ये है कि जैसे भी क्या है, जो भी है हमारा, जैसे लोहा भी है या हमारा आयरन, लोहे की बात कर लिया जाए, ठीक है, या कोई भी यूटेंसिल की बात किया जाए तो उसमें क्या होता है बेटा ना, करोजन होने लगता है, क्षरण होने लगता है, ठीक है, वो मटेरियल हमारा ख़राब होने लगता है। तो क्या किया जाता है, हम लोग टेफ्लॉन की क्या कर देते हैं बेटा, कोटिंग करवा देते हैं। और कोटिंग करने से फिर क्या हो जाता है, ये हमारे कोरोसिव रेजेंट से क्या हो जाता है, रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इज़ यूज इन द मेकिंग ऑयल सील्स, ठीक है बेटा, जो ऑयल सील्स को बनाने में, ठीक है, ऑयल सील की मेकिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, ठीक है। और अगर हम बात करें गैसकेट समझ में आ जाना चाहिए, ऑयल सील्स मेकिंग गैसकेट्स में ध्यान दीजिएगा। कभी भी हम देखते हैं बेटा, जो भी हमारा कुछ भी सामान लेकर आते हैं हम, तो देखिए जो हमारी वो टैप होती, हमारी जो कैप होती है बेटा, ढक्कन जो होता है उसके अंदर हल्का सा छोटा सा देखिए एकदम गश्ते नुमा एक कागज़ नुमा स्ट्रक्चर अंदर लगा होता है, वही हमारा गैसकेट्स होता है, ठीक है। वो सील पैक करता है ना, इस वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये रेजिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है। तो इट इज़ यूज इन द ऑयल सील्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, ठीक है, ऑयल सीलिंग में और गैसकेट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल। ये बात अभी मैंने आपको बोला भी कि हमारे यूटेंसिल जो भी हमारे उपकरण होते हैं उस पर क्या हो बेटा, स्टिकीनेस जो हो ना आए, ठीक है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, टेफ्लॉन की कोटिंग करवा देते हैं। इसलिए हमारी वो जो यूटेंसिल होती है वो नॉन स्टिक की सरफेस हो जाती है, ठीक है बेटा, उस पर स्टिक कोई भी सब्सटेंस इस तरीके से नहीं होता है। ऐसे बोल सकते हैं नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल, ऐसे यूटेंसिल जिसके सरफेस पर स्टिकीनेस हमें ना आए, इस मतलब स्टिकीनेस ना आए, इसलिए हम क्या करते हैं, यूटेंसिल्स के ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इस तरफ देखना ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम, ये क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ध्यान दीजिए। टेफ्लॉन कोटिंग अंडरगो डिकम्पोजिशन एट टेम्परेचर एबव 300 डिग्री सी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा बेटा। 300 डिग्री के ऊपर अगर हम टेम्परेचर कोई भी ये हमने बताया नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल की ही बात कर लो, या कोई भी हम बात कर सकते हैं जिसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग हुई हो, अगर हमने टेम्परेचर बेटा क्या कर दिया 300 डिग्री सी से अगर टेम्परेचर ज़्यादा अगर हमने दे दिया, तो ये हमारी जो टेफ्लॉन की जो कोटिंग होगी वो हमारी क्या हो जाएगी बेटा, डिकम्पोज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से
हो जाएगा। वी कह रहे टेफ्लॉन कोटिंग अंडरगो डिकम्पोजिशन एट टेम्परेचर अबव 300 डिग्री सी। ठीक, इस तरीके से हमारा टेफ्लॉन का भी पूरी तरीके से हमने फुल एक्सप्लेन कर दिया बेटा। अब हम लोग बात करेंगे पॉली एक्राइलो नाइट्राइल की बात करने जा रहे हैं हम लोग। पैन, इसको हम शार्ट में पैन भी नाम देते हैं बेटा। ठीक है, क्या नाम देते हैं? ठीक है, पैन, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक, आइए पॉली एक्राइलो नाइट्राइल की अगर मैं बात करूं तो पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, इसको हम PAN पैन भी दे बोलते हैं, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक, PAN। पैन भी बोलते हैं, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। द एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइलो नाइट्राइल इन प्रेजेंस ऑफ ए पेरोक्साइड कैटलिस्ट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारा जस्ट ये टेफ्लॉन था, ठीक है, टेट्राफ्लोरोईथीन की हमने रिएक्शन क्या कराया था पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है बेटा, हाई प्रेशर पर लेकर के इस तरीके से अभी बताया था हमने, हमारा टेफ्लॉन का फॉर्मेशन हुआ करता था। एकदम सेम टू सेम पॉली एक्राइलो नाइट्राइल का भी फॉर्मेशन एकदम सेम टू सेम ऐसा ही हुआ करता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। जैसे आप बात करेंगे एक्राइलो नाइट्राइल हमारा क्या है बेटा? एक्राइलो नाइट्राइल जो है हमारा, एक्राइलो नाइट्राइल जो है ये हमारा मोनोमर है, ये हमारा एक्राइलो नाइट्राइल मोनोमर है। और पॉली एक्राइलो नाइट्राइल ये हमारा क्या है? पॉलीमर। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CHCN। ठीक है, एक्राइलो नाइट्राइल भी बोल सकते हैं बेटा इसको, या इसको हम विनाइल साइनाइड भी बोल सकते हैं। ये ऑर्गेनिक में मैंने बताया था बेटा, अगर आप मुझसे क्लास किए हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, एक्राइलो नाइट्राइल है, यहाँ पर N मॉलिक्यूल हमने लिया, N मॉलिक्यूल को लेकर के हमने पेरोक्साइड कैटलिस्ट को लेकर के पॉलीमराइजेशन करवाया और हमारा क्या बन गया? पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? इसमें पेरोक्साइड होगा, ये डबल बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, और हमारा ब्रेक होने के बाद इधर फ्री रेडिकल बनेगा, इधर भी फ्री रेडिकल बनेगा, और इधर फ्री रेडिकल बनने के बाद हमारा इधर फ्री रेडिकल अगर बनेगा तो अगर हम देखें ये दो फ्री रेडिकल बने, और दो फ्री रेडिकल आपस में इस तरीके से CH2CH इस तरीके से बहुत सारे हमारे एक्राइलो नाइट्राइल आपस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा इस तरीके से ऐड होते जाएंगे। और जो CN जो होगा वो CN हमारा कहाँ चला जाएगा? साइड में चला जाएगा। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये हमारा कौन बन जाएगा? PAN बन जाएगा, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक, इस तरीके से हमारा पैन का फॉर्मेशन हो जाता है। आइए हमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन हैं इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो हम लोग ये बात कर लें, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, पॉली एक्राइलो का इस्तेमाल हम वूल की जगह पे करते हैं। एक क्वेश्चन आता है सब्स्टिट्यूट फॉर वूल। ठीक है, जो हमारा ऊन होता है उसके जगह पर, ठीक है, सब्स्टिट्यूट के तरीके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसको? पॉली एक्राइलो नाइट्राइल को। पॉली एक्राइलो नाइट्राइल इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कॉमर्शियल फाइबर। ठीक है बेटा, कॉमर्शियल फाइबर जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑरलॉन और एक्राइलॉन। ठीक है, हमारा जो कॉमर्शियल फाइबर ऑरलॉन या एक्राइलॉन होता है उसके लिए एज ए बेटा क्या कहते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं, ऑरलाइन और एक्राइलॉन को बनाने में पॉली एक्राइलो नाइट्राइल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूट होता है किसका? वूल का, ऊन का। ठीक है, ऊन की जगह पर हम PAN का बोले तो पॉली एक्राइलो नाइट्राइल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा, जैसे उसके बगल में एक क्वेश्चन दिया था वैसे यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया गया है बेटा। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है फिलहाल, थोड़ा सा देखिएगा। एक्राइलिक फाइबर हैव गुड रेजिस्टेंट टू स्टेन। ठीक है, एक्राइलिक फाइबर जो होता है वो गुड रेजिस्टेंट होता है टू स्टेन केमिकल, इंसेक्ट एंड फंजाई। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने अगर एक्राइलिक फाइबर का इस्तेमाल किया तो ये हमारा ये गुड रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, स्टेन
ठीक है बेटा। यहाँ पर स्टेन से केमिकल की बात किया जाए, इंसेक्ट की बात किया जाए, फंजाई, ठीक है, इन सारे लोगों से ये हमारा एक्राइलिक फाइबर जो होता है रजिस्टेंट प्रोवाइड करता है बेटा, ठीक है। स्टेन धब्बे की, केमिकल्स की, इंसेक्ट जानते ही आप, फंजाई की बात किया जाए, इन सारे लोगों से रजिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है कौन? एक्राइलिक फाइबर, ठीक है। इस तरीके से ऐसे यानी ऐसे बोल सकते हैं, एक्राइलिक फाइबर से बने हुए जो भी हमारा मटेरियल होगा वो हमारा क्या होगा? स्टेन भी कम पड़ेगा, केमिकल का भी इफेक्ट उस पर कम आएगा, इंसेक्ट का भी इफेक्ट बहुत कम आएगा, फंजाई का भी इफेक्ट उसका इस पर बहुत कम आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अब हमारा क्या था बेटा? एक तो हमने बताया था एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा हमारा क्या आएगा अब? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन को हमने क्या नाम दिया था बेटा? एडिशन पॉलीमराइजेशन का हमने नाम दिया था चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है बेटा। और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को हम नाम देंगे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये बात पहले भी बताया था आपको, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हमारा ये छूट गया है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कि परेशान कर दे, ठीक है। जब हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन का फॉर्मेशन बेटा किए थे तो हमने क्या बताया था? जिगलर नट्टा कैटलिस्ट की बात किया था, ठीक। थोड़ा सा सॉरी बेटा, थोड़ा सा मुझे इस तरीके से बैक आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बगल में भी एक क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन यही हम बात कर सकते हैं कि जो जिगलर नट्टा साहब कहाँ कहाँ के थे, तो हम तो ये कह सकते हैं कि जी नट्टा जो थे वो कहाँ के थे बेटा? इम्पीरिया के। और ठीक है, और कार्ल जिगलर साहब जो थे वो कहाँ के थे? जर्मनी, ठीक है। जेड फॉर जिगलर, जी फॉर जर्मनी, ठीक है। इस तरीके याद कर लेना। जिगलर नट्टा जो थे वो हम क्या सॉरी जी नट्टा जो थे वो इम्पीरिया के थे, और कार्ल जिगलर कहाँ के थे बेटा? जर्मनी के थे, ठीक है। इसमें ये सब क्वेश्चन हालांकि नहीं पूछा जाएगा। मेन क्वेश्चन ये, इनको बेटा नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया, ठीक है। इनको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज। कहाँ पर? केमिस्ट्री में। कब? 1963, 1963 में इनको क्या दिया गया बेटा? नोबेल प्राइज दिया गया। किसके लिए? फॉर द डेवलपिंग ऑफ जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, ठीक है। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट के डेवलपमेंट के लिए इनको केमिस्ट्री में 1963 में बेटा, ठीक है, क्या नोबेल प्राइज से, ठीक है, सम्मान दिया गया, नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया, ठीक। एक क्वेश्चन ये याद रखना 1963। अभी बहुत सारे हैं, अभी हम आगे भी बात करेंगे, जितने भी हमारे क्या नोबेल प्राइज वाले होंगे उनको हम साथ में कर लेंगे, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे बेटा, हम लोग बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में, ठीक है। आइए हम लोग कंडेंसेशन, चेन ग्रोथ या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन तो हो ही गई हमारी। अब हम बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हम थोड़ा सा आपको पहले बता चुके हैं फिलहाल, ठीक है, लेकिन फिर भी आप आगे बात करते हैं हम लोग। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में अगर हम बात करें तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में अगर बात किया जाए तो इसको सबसे पहले बात तो यही थोड़ा सा याद करना ज़रूरी है कि इस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को अगर हम बात करें तो इसको एक दूसरा नाम भी दिया करते हैं बेटा, ठीक है। दूसरा नाम हम क्या दिया करते हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नाम से ही ऐसा पता चल रहा है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब ये हुआ कि वाटर, एल्कोहल या HCl, ठीक है, इस तरीके से हमारा एलिमिनेट होता होगा जब दो यूनिट आपस में क्या होती होंगी? ऐड होती होंगी बेटा, ठीक है। तो इस वजह से ये ये रिएक्शन जो होती होगी वो स्टेप बाय स्टेप होती होगी। एक स्टेप में एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरे स्टेप में दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे भी बोल सकते हैं। इस वजह से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को हम क्या कर देते हैं? स्टेप बाय स्टेप होता है, इस वजह से हम इसको बोल सकते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एक तो सबसे ये हमारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये हमारा कि कंडेंसेशन को हम दूसरा नाम क्या देते हैं बेटा? स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी नाम देते हैं, ठीक। अच्छा, इस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को कैसे पता चलेगा कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हुआ होगा? ठीक है, स्टेप ग्रोथ एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को पहचानने का तरीका क्या था? हमने कहा था वो हमारा कैसा होगा? अनसैचुरेटेड चेन होगी बेटा। अनसैचुरेटेड चेन होगी तो हम उसको पहचान जाएंगे कि अगर एल्कीन या डाईइन या ईन की बात किया जाए, ठीक है, इस तरह या डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन की अगर बात किया जाए, इस तरीके से अगर है तब तो हमारा क्या होगा? एडिशन
ठीक है। अब हम कंडेंसेशन को कैसे पहचानेंगे? कंडेंसेशन को पहचानने का तरीका सबसे सिंपल सा है कि कंडेंसेशन में हमारा क्या होगा, बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमर होते हैं बेटा। ठीक है, जनरली हम बाई फंक्शनल फिलहाल बोल सकते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन जनरली इन्वॉल्व ए रिपीटेटिव कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू बाई फंक्शनल मोनोमर। ठीक है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप का होना उसके मोनोमर में लाजमी है। ठीक है, अगर दो फंक्शनल ग्रुप होगा तभी तो एक तरफ से एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, दूसरी तरफ से भी दूसरे वाले मोनोमर से जुड़ करके दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, तभी रिएक्शन आगे बढ़ पाएगी, अदरवाइज रिएक्शन हमारी टर्मिनेट कर जाएगी। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर भी बाई फंक्शनल ग्रुप अगर लगा हो, ठीक है, माना कि जैसे कि अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे हम अगर बात किया रहे टेरिलीन या डेक्रान की बात कर लिया जाए, तो अगर टेरिप्थैलिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो टेरिप्थैलिक एसिड में भी हमारे क्या होंगे, दो ग्रुप, और एथाइलिन ग्लाइकॉल में भी क्या है बेटा, दो ग्रुप हैं। तो इससे हम ये बात कह सकते हैं कि आपको मैं थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ बेटा। ये अगर मैं ये कहूँ टेरिलीन या डेक्रान की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा कौन है बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा बना हुआ पॉलीमर है। तो इसके मोनोमर की अगर बात किया जाए तो ये अगर हम बात करें तो इसमें देखिए आप, तो टेरिप्थैलिक एसिड की बात किया जाए, टेरिप्थैलिक एसिड या इसे बोल सकते हैं बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देख रहे हैं एक ग्रुप हमारा ये है, दूसरा ग्रुप ये होना लाजमी है। अच्छा, दूसरे वाले इसके मोनोमर में अगर हम देखें इथाइलिन ग्लाइकॉल को देखें तो इसमें भी एक OH ग्रुप है, दूसरा OH ग्रुप है। तो यानी कहने का मकसद मेरा ये हुआ कि जो भी हमारे मोनोमर हैं बेटा, उस मोनोमर में दो फंक्शनल ग्रुप का होना लाजमी है, तभी हम क्या कर सकते हैं, अगले वाले मोनोमर से हम वाटर का एलिमिनेशन करवा पाएंगे। इसी वजह से हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब इसको देख करके, पॉलीमर को या मोनोमर को देख करके आप ये बता सकते हैं कि हमारा कौन से मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन को ये फॉलो करेगा, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या हमारा चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो आपको समझ में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं, दीज कंडेंसेशन रिएक्शन में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल। ये दिया है, हमने बताया भी। ठीक है, जब भी एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है कुछ लॉस होते हैं कुछ सिंपल मॉलिक्यूल, जैसे वाटर की बात कर लिया जाए या एल्कोहल की बात कर लिया जाए। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से बात कर सकता हूँ, वाटर या एल्कोहल की बात किया जाए तो वाटर या फिर क्या बेटा, एल्कोहल की अगर बात किया जाए तो वाटर या एल्कोहल की बात किया जाए तो यहाँ से एलिमिनेशन होता है, वाटर का एलिमिनेशन होगा या तो फिर क्या होगा, एल्कोहल का एलिमिनेशन होगा। एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया बेटा, ठीक है, या तो फिर हमारे एक क्या होगा बेटा, वाटर का एलिमिनेशन होगा या फिर हमारा क्या होगा, एल्कोहल का, या फिर इससे पहले मैं बता भी चुका हूँ, वाटर, एल्कोहल या HCl का एलिमिनेशन होता है। LCl भी मानता है NCERT। ठीक है, पॉलीमर में मैंने इस तरीके से पहले बात कर चुका हूँ। एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बात अभी हमने ओरली भी बताया था कि इस टाइप की जो रिएक्शन होती हैं उसमें मोनोमर में क्या होते हैं, बाई फंक्शनल होते हैं, और ये क्या होते हैं, सीक्वेंस के साथ साथ ये कंडेंसेशन होता रहता है। और हर एक स्टेप में क्या होता है बेटा, एक मॉलिक्यूल जो होता है वाटर का या हमने क्या बताया ROH का एलिमिनेशन होता है। इसी वजह से, और ये रिएक्शन क्या होती है बेटा, स्टेप बाय स्टेप होती है। इस वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, सिंस ईच स्टेप प्रोड्यूस ए डिस्टिंक्ट फंक्शनल स्पीसीज एंड इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अच्छा, आपको ये लगता होगा कि सर ये बताइए, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में और एडिशन पॉलीमराइजेशन में तो फिर फ़र्क क्या है, उसमें भी तो एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप आती ही है। ठीक है बेटा, वहाँ पर स्टेप आती है लेकिन वो स्टेप एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होती है, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अगर एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से अगर रिएक्शन किया, वाटर का एलिमिनेशन हुआ बेटा, तो वाटर का एलिमिनेशन हुआ तो अब ये रिएक्शन हमारी एक ही स्टेप पर रुक सकती है,
या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये हमारी जो कंडेंसेशन रिएक्शन हुई, इसका अगली वाली कंडेंसेशन रिएक्शन से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। इस वजह से हम इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोल रहे हैं। अदरवाइज एडिशन वाले में भी तो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आता है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन, ठीक है बेटा, एक के बाद एक जुड़ना। तो आप कंफ्यूज मत होना, इस वर्ड को ध्यान देना जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है। हमने कहा है ईच स्टेप प्रोड्यूस ए डिस्टिंक्ट फंक्शनलाइज्ड स्पीसीज एंड एज इंडिपेंडेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारा एक जो भी हमारा कंडेंसेशन हो रहा है वो एक दूसरे से क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट है ऑफ ईच अदर। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसी वजह से हम इनको क्या नाम देते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इसका नाम देते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन और डेक्रान। अगर मैं टेरिलीन की अगर मैं बात कर लूँ या डेक्रान की बात कर लूँ, अभी तक हम लोग इसके बारे में बात नहीं किया था फिलहाल। तो क्या फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन और डेक्रान बाय द इंटरेक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिप्थैलिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, आइए हम लोग सीधा सीधा इसमें देखते हैं, उसमें पढ़ने का कोई लेना देना नहीं है। अगर हम बात करें इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH इथाइलिन ग्लाइकॉल है, जिसे बोल सकते हैं इथेनी 1,2 डाइयाल। इथेनी में क्यों बोला ये मैं IUPAC में बता चुका हूँ। ठीक है, इस तरीके या ऐसे बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन में हम इथेनी बोलते हैं लेकिन लिखा जाता है इथेनी बेटा। ठीक है, तो ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब हमारे क्या कहते हैं 2 OH ग्रुप लगे हैं, इसका मतलब ये बाई फंक्शन वाला हमारा मोनोमर मिल गया। टेरिप्थैलिक एसिड वाले में भी देखिए अब 2 COH ग्रुप हैं। टेरिप्थैलिक एसिड भी नाम देते हैं, ट्रिवियल नेम है, या बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये IUPAC भी नेम है। ठीक है, इस तरीके से हम बात करते हैं बेटा कि ये हमारा इस तरीके से क्या कहते हैं आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है। और कंडेंसेशन रिएक्शन होते वक्त थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम अब इसको मिटाऊंगा। ठीक है, इसको मिटाने के बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें होता क्या है बेटा, थोड़ा सा गौर फिक्र करिएगा इसमें। यहाँ पर क्या होता है, एसिड का OH ग्रुप जाता है, एसिड का हमारा OH ग्रुप जाता है, और अल्कोहल का H ग्रुप यहाँ से क्या होता है बेटा, यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल का H गया और टेरिप्थैलिक एसिड का OH गया। ठीक, और यहाँ पर हमारा क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ किसका बेटा, H2O का। एक H2O मॉलिक्यूल का हमारा एलिमिनेशन हो गया। ठीक, यहाँ पर इस तरीके से होगा। अब ये अगला जो टेरिप्थैलिक एसिड है इसका OH दूसरे वाले इथाइलिन ग्रुप का H, और इथाइलिन ग्लाइकॉल का अगर बात किया जाए तो यहाँ का H और दूसरे वाले इससे पहले वाले एसिड का OH ग्रुप। इस तरीके से हमारा क्या होगा, रिएक्शन आगे प्रोपेगेट करेगी और इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, टेरिलीन या डेक्रान का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा O यहाँ से ये मान करके कि इथाइलिन ग्लाइकॉल का शुरुआत का H निकल चुका है और लास्ट में OH ग्रुप भी ये निकल चुका है। ठीक है बेटा, ये OH ग्रुप निकल चुका है, जिससे हमारा ये सिर्फ क्या बचा, CO ग्रुप बचा है लास्ट में। ठीक है, ये CO ग्रुप हमारा लास्ट में बचा हुआ है। इस तरीके से टेरिलीन या डेक्रान का फॉर्मेशन हो गया। ये भी रिएक्शन किस तरीके की है, कंडेंसेशन रिएक्शन है। सम इम्पॉर्टेंट कंडेंसेशन रिएक्शन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय देयर लिंकिंग यूनिट एंड डिस्क्राइब बिलो। आइए हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, कुछ डिस्क्राइब करके दिया गया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पॉलीएमाइड की बात करेंगे, जो कि बात हम कर चुके हैं फिलहाल। ठीक है, पॉलीएमाइड में अगर हम बात करें बेटा, तो पॉलीएमाइड में अगर हम देखें तो पॉलीएमाइड में ध्यान दीजिएगा, एमाइड कह रहा है तो इसका मतलब हमारा CONH ग्रुप आना लाजमी है। ठीक है बेटा, पॉलीएमाइड हम एक जनरल नाम देते हैं। पॉलीएमाइड में नाइलॉन 6 अभी आता है, नाइलॉन 6 भी आता है। ठीक है, ये सब हमारे पॉलीएमाइड आते हैं। और इसके बाद अभी हम बात करेंगे, दूसरा हमारा एग्जाम्पल होगा पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर में क्या आता है बेटा, पॉलीएस्टर में तो हमने अभी बताया ही था, पॉलीएस्टर में हमारा यही आता है जो हमने अभी बताया था, क्या नाम था इसका, टेरिलीन या डेक्रान। टेरिलीन डेक्रान ही हमारा क्या है बेटा, पॉलीएस्टर है। ठीक है, पॉलीएस्टर है। ठीक, आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं बेटा। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में सबसे पहले पॉलीएमाइड की बात करने जा रहे हैं। पॉलीएमाइड में अगर हम बात करें तो पॉलीएमाइड का सबसे पहले तो एग्जाम्पल यही हो जाएगा। एक हमारा क्या होगा बेटा, नाइलॉन 6। ठीक है, क्या होगा, नाइलॉन 6 होगा। ठीक है,
नायलॉन 6 होगा और दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, नायलॉन 6। ये दोनों के दोनों हमारे कौन से प्रोसेस के द्वारा बेटा बनते हैं, ये हमारे प्रोसेस के द्वारा बनते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा क्वेश्चन है पूछा जाएगा, कंडेंसेशन या स्टेप पॉलीमराइजेशन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में पॉलीएमाइड का एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, नायलॉन 6 और नायलॉन 6। ठीक, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। आइए हम लोग पॉलीएमाइड के बारे में फिलहाल बात करते हैं। अभी हमने नाम में ही बताया कि पॉलीएमाइड, पॉली कई, एमाइड इसका मतलब इसमें कई सारे एमाइड ग्रुप आ जाया करते होंगे जब भी पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। तो दिस पॉलीमर प्रोसेसिंग एमाइड लिंकेज, ये बात लो आ गई। ठीक है, इसमें कौन सी लिंकेज पाई जाती है बेटा, एमाइड लिंकेज पाई जाती है। ठीक है, आर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, जो भी हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं इसके मेन एग्जाम्पल हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, नायलॉन। ठीक है, जो हमारे सिंथेटिक फाइबर जैसे कि नायलॉन होते हैं वो हमारे पॉलीएमाइड के अच्छे एग्जाम्पल है, जिसमें कौन सी लिंकेज पाई जाती है, एमाइड लिंकेज पाई जाती है। द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कॉन्सिस्ट ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ डायमीन्स एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड आल्सो ऑफ अमाइनो एसिड एंड दियर लैक्टम। ठीक है, आइए हम बात कर सकते हैं अमाइनो एसिड में भी। अगर अमाइनो एसिड की अगर बात किया जाए तो अमाइनो एसिड भी हमारे क्या होते हैं, इसमें अमाइनो एसिड में भी एमाइड लिंकेज होती थी और वो अमाइनो एसिड मिलकर के हमारे क्या बनाते थे, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते थे। ये हम बायोमॉलिक्यूल में आपको बता चुके हैं फिलहाल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जिसमें ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वाले और डाईएमीन वाले, जहाँ पर डाईएमीन वाले ग्रुप हों यानी NH2 ग्रुप हो, ठीक है, और हमारे कौन से ग्रुप हों बेटा, NH2 ग्रुप हों और COH, ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हों, 2 COH ग्रुप लगे हों, तब वहाँ पर भी क्या होगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा और हमारा क्या बनेगा बेटा, एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आइए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। नायलॉन अगर मैं बात करूँ, नायलॉन 6 ये तो मैंने सबसे पहले पेज पर ही आपको बता चुके बेटा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की मुझे रिक्वायरमेंट शायद फील नहीं होना चाहिए। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामेथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड विद एसिड अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये बात हम बता चुके हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जब हमारी क्या होता है बेटा, हेक्सामेथाइलिन डायमीन, ये हमारा हेक्सामेथाइलिन डायमीन है, ये हमारा क्या है, हम अंडरलाइन कर रहे हैं बेटा, थोड़ा सा मेरी, ठीक है, इस पेन पर ध्यान देना। ये हमारा कौन है, हेक्सामेथाइलिन डायमीन। हेक्सामेथाइलिन CH2 का होल 6 हेक्सामेथाइलिन हो गया, डायमीन NH2। ठीक है, और ये हमारी कौन है बेटा, ये दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है ये कौन है बेटा, एडिपिक एसिड। ज़्यादा शायद हमें लगता है लिखा इसलिए नहीं क्योंकि पहले पेज पर ये सब लिख चुके हैं, इसलिए दोबारा लिखना भी नहीं चाह रहे हैं NCERT। ये हमारा जो ब्लू से है वो हमारी एडिपिक एसिड है बेटा, ये हमारी एडिपिक एसिड है। एडिपिक एसिड में भी क्या है, 6 कार्बन है, COH CH2 का होल 4, और हेक्सामेथाइलिन, हेक्सा नाम ही से पता चल रहा है 6 कार्बन है। ये दोनों आपस में इस तरीके से हमारा रिएक्शन किए होंगे और रिएक्शन करने के बाद हमारा वाटर का एलिमिनेशन हुआ होगा। वाटर का एलिमिनेशन कैसे हुआ होगा, हम थोड़ा सा एलिमिनेट करके दिखाते हैं बेटा आपको। ठीक है, वाटर का एलिमिनेशन इस तरीके से हुआ होगा, अगर हम बात करें H यहाँ से और OH यहाँ से, ये वाटर का एलिमिनेशन हुआ। ठीक, और दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल होगा वहाँ पर ये OH यहाँ से निकलेगा और पहले वाले मॉलिक्यूल से H निकलेगा, यहाँ से भी H निकल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर आपको हम आगे दिखाएं तो आप ध्यान दीजिएगा, N है और C डबल बॉन्ड O ग्रुप हमारा इस तरीके से यहाँ पर ये लास्ट में पलट दिया गया है फिलहाल। ठीक है, ये हमारा NH CCH2 का होल 6 NH उल्टा करके देखिएगा। ठीक है, ये बाद वाला जो मोनोमर लिखा है इसमें पॉलीमर में हमारा पहले लिख दिया गया है, और जो हमारा पहला मोनोमर था और जिसे एडिपिक एसिड बोला वो हमारा बाद में सेट किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका आ गया बेटा, नायलॉन 6 आ गया। क्या आ जाएगा, नायलॉन 6 आ जाएगा। ये हमारा एग्जाम्पल होगा किसका, नायलॉन 6 का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, तो नायलॉन 6 कैसे बनता है बेटा, हमने क्या बताया, हेक्सामेथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद कंडेंसेशन रिएक्शन होगी और वाटर का एलिमिनेशन होगा और नायलॉन 6 का फॉर्मेशन होगा। नायलॉन 6 को पहचानने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसमें 12 कार्बन होना लाजमी है, CH2 का होल 6 इधर मिल जाएगा
सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH2 का होल 4 इधर 6 मिल जाएगा। तो इसको आप देख करके ही आप याद कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये होगा, और उसको वहीं से याद करो क्योंकि वो वहीं वाला कॉन्सेप्ट तो आप लोग हमारा जानते ही हैं फिलहाल। ठीक, अब हम लोग इसके यूजेस की बात करते हैं बेटा, थोड़ा सा यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। नायलॉन 6 इज यूज इन द मेकिंग सीड्स। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम सीड को बनाने में बेटा, ठीक है, सीड्स बनाने में, ब्रशेस बनाने में, फॉर ब्रशेस की बात किया जाए, ठीक है, एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है बेटा, सीड्स बनाने में, ठीक है, चादर बनाने में बोल सकते हैं, ठीक है, और ब्रशेस की बात किया जाए, ब्रशेस जो होते हैं बेटा, ठीक है, उन सारी चीज़ों को बनाने में हम किसका, नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं बेटा। और ब्रशेस फॉर ब्रशेस एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री धागा उद्योग की बात कर रहा है। ठीक है, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात किया जाए, इसमें हमारा नायलॉन 6 इसका बड़ा ही क्या है बेटा, रोल है। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे बात करते हैं, नायलॉन 6 की बात करते हैं। अगर हम नायलॉन 6 की बात करें तो जो नायलॉन 6 था उसमें हमारा क्या मोनोमर क्या थे, हेक्सामेथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड। नायलॉन 6 की अगर बात किया जाए तो ये हमारा इसका मोनोमर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मोनोमर क्या होता है बेटा, कैप्रोलैक्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि जो हमारा ये नायलॉन 6 है वो नायलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है, तो क्या बताओगे, कैप्रोलैक्टम। ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम विद वाटर एट ए हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर कैप्रोलैक्टम के हीट करने पर ये क्या होता है बेटा, इस तरीके से नायलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है। ये टेम्परेचर भी दिया गया है 3533 से लेकर के 543 केल्विन। ठीक है, वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है, ये बात सबको पता है। क्यों, क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हम लोग पढ़ ही रहे हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से फिलहाल ये जो हमारा कैप्रोलैक्टम है बेटा, कैप्रोलैक्टम में अगर आप देखोगे तो कैप्रोलैक्टम में ऐसा फील होता है कि ये हमारा इस तरीके से पूरी तरीके से ऐड है। NH C डबल बॉन्ड हो, CH2 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 C डबल बॉन्ड हो, 2 2 4 2 6 कार्बन है और एक NH है। इसमें एमाइड लिंकेज हमारी पहले से ही है, और ये एमाइड लिंकेज हमारी पहले से ही है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले यहाँ पर वाटर लिया जाता होगा, और वाटर लेने के बाद ये NH पहले हमारा क्या होता होगा, NH2 में COH में कन्वर्ट हो जाता होगा, और कई सारे हमारे कंडेंस्ड होने के बाद ये NH2 और COH ग्रुप टूट जाएगा, यहाँ से ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद ये हमारा NH2 COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और कई सारे कैप्रोलैक्टम आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन करके नेक्स्ट कैप्रोलैक्टम से हमारा क्या होगा, C डबल बॉन्ड हो, CH2 का होल 5 NH का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये N बाहर लगाए तभी बेटा पॉलीमर है वो, ठीक है, वरना बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और कैप्रोलैक्टम को पॉलीमर बोल देते हैं। कैप्रोलैक्टम पॉलीमर बेटा नहीं है, कैप्रोलैक्टम क्या है, मोनोमर है। और ये जो हमारा नायलॉन 6 है, ये हमारा जो नायलॉन 6 है वो हमारा क्या है बेटा, ये पॉलीमर है। ठीक है, कैप्रोलैक्टम से बना हुआ पॉलीमर नायलॉन 6 पॉलीमर है। कैप्रोलैक्टम हमारा कौन है बेटा, मोनोमर है। यहाँ तक थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कैप्रोलैक्टम में देखिए NHCO ग्रुप है जहाँ पर हमने ब्लैक से गोला किया है। ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले वाटर आएगा और वाटर आने के बाद NH2 और COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर दोबारा बहुत सारे कैप्रोलैक्टम, ठीक है, आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा, जैसे ऊपर मैंने ऐड करके बताया वैसे नीचे भी हमारा कैप्रोलैक्टम मिल करके नायलॉन 6 का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, ये एक तरीके का होमोपॉलीमर भी बोल सकते हैं, एक ही मोनोमर है इसमें बेटा। ठीक है, और जो इसके ऊपर वाला है वो हमारा कौन है बेटा, कोपॉलीमर भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 2 तरीके के मोनोमर का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, पॉलिएस्टर के बारे में बात करें तो पॉलिएस्टर के बारे में तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, पॉलिएस्टर के बारे में अगर हम बात करें तो पॉलिएस्टर में सबसे पहले भी हमने किसकी बात किया था, टेरिलीन की बात किया था बेटा। ठीक है, डेक्रान फाइबर या टेरिलीन की बात किया था। हमने कहा था कि ये हमारा क्या होता है, पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन होगा किसके बीच में, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में और डाई आल के बीच में, मतलब 2 OH ग्रुप हों 2 COH ग्रुप हों, तभी हमारा पॉलिएस्टर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी दिया गया, डेक्रान या टेरिलीन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा जो होगा वो हमारा कौन होगा, डेक्रान या टेरिलीन, दोनों नाम एक ही है फिलहाल। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिप्थैलिक एसिड 4
ये यहाँ पर वैल्यू दी गई है फिलहाल, ठीक है, हम ऊपर बता भी चुके हैं फिलहाल। अगर हम बात करें बेटा ऊपर अभी जस्ट मैं देख करके आ रहा हूँ, यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं ये, ठीक। अगर मैं बात करूँ तो इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिफथैलिक एसिड, जिसे बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे थे, कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा टेरिलिन या डेक्रान का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, टेम्परेचर लेना पड़ेगा। वो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होगा, 420 से लेकर के 460 केल्विन टेम्परेचर लिया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट, ठीक है, एज पर रिएक्शन गिवन अर्लियर। इसका मतलब यही हुआ कि जो रिएक्शन अभी मैं ऊपर दिखा के आया हूँ उस रिएक्शन में जिंक एंटीमनी ट्राइऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट 420 से 460 केल्विन टेम्परेचर लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी और हमारा टेरिलिन या डेक्रान का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेज हैं, उनका इस्तेमाल करके हम देख लेते हैं, ठीक है। फाइबर टेरिलिन या डेक्रान इज क्रीज रेजिस्टेंट एंड यूज इन द ब्लेंडिंग कॉटन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा जो टेरिलीन जो होता है बेटा, डेक्रान जिसे हम बोलते हैं, वो हमारा रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। एंड इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, ब्लेंडिंग विद कॉटन या वूल फाइबर, ठीक है बेटा। कॉटन या वूल फाइबर में हम क्या करते हैं, ब्लेंड कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। और मिलाने के बाद क्योंकि मिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या हो जाता है बेटा, रेजिस्टेंस, क्रीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा एंड यूज इन द ब्लेंडिंग विद द कॉटन एंड वूल फाइबर एंड आल्सो यूज एज ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल, ठीक है बेटा। ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल में भी हम क्या करते हैं बेटा, टेरिलीन डेक्रान को हम ब्लेंड कर देते हैं एंड इन सेफ्टी हेलमेट, और जो हमारा हेलमेट होता है, सेफ्टी हेलमेट जिसका बना होता है, उसमें भी हम क्या करते हैं बेटा, टेरिलीन या डेक्रान की अगर बात की जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है। जिससे ये रेनफोर्सिंग मटेरियल, ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल का मतलब ये हुआ कि जो हमारा ग्लास होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, ठीक है, रेनफोर्सिंग के तरीके काम करेगा, ठीक। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा कंडेंसेशन में हमारा क्या हो गया, एक कंडेंसेशन में हमने पॉलीएमाइड के बारे में बात कर लिया, और हमने किस पॉलीएमाइड के बारे में बात कर लिया। फिर पॉलीएमाइड में दो एग्जाम्पल थे बेटा, एक हमारा नाइलॉन 6,6, दूसरा हमारा कौन, नाइलॉन 6। अब हमने बात किया पॉलिएस्टर में टेरिलीन या डेक्रान का हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करेंगे फिनाल या फॉर्मल्डिहाइड की बात करने जा रहे हैं। फिनाल फॉर्मल्डिहाइड में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। फिनाल या फॉर्मल्डिहाइड की अगर बात किया जाए तो फिनाल फॉर्मल्डिहाइड में भी हमारा ये कैसे होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को फॉलो करता है, ठीक है। फिनाल फॉर्मल्डिहाइड बेकेलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर, ठीक। फिनाल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर जिसे हम बेकेलाइट बोलते हैं या इससे रिलेटेड पॉलीमर, जैसे कि हम अभी आते हैं बात करते हैं नोवोलैक, ठीक है। बेकेलाइट और रिलेटेड पॉलीमर में आप बोल सकते हैं नोवोलैक। अभी आ रहा है, वेट बेटा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि फिनाल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर जो होता है ओल्डेस्ट सिंथेटिक, एक क्वेश्चन बेटा ये पूछा जाएगा मुझसे कि ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर की अगर बात किया जाए उसका एग्जाम्पल बताओ, तो क्या बताओगे, फिनाल फॉर्मल्डिहाइड। फिनाल फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो हमारा सबसे क्या होता है, पुराना सिंथेटिक पॉलीमर है, ठीक। इसका इस्तेमाल ये हम कैसे बेटा, इसको हम कैसे बनाते हैं, ये कंडेंसेशन रिएक्शन होती है फिनाल के बीच में और फॉर्मल्डिहाइड के बीच में, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस कैटलिस्ट, ठीक है। ये हमारी जो इसको हम फिनाल फॉर्मल्डिहाइड जो पॉलीमर होता है जिसे हम ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर बोल रहे हैं, ये कंडेंसेशन रिएक्शन होती है किसके बीच में बेटा, फिनाल के बीच में और फॉर्मल्डिहाइड, फिनाल विद फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस कैटलिस्ट, ठीक है। फिनाल के साथ फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई जाती है और हम कैटलिस्ट एसिड भी ले सकते हैं, बेस ले सकते हैं, ठीक। कह रहा है द रिएक्शन स्टार्ट विद द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ आर्थो एंड और पैरा हाइड्रॉक्सी मेथाइल फिनॉल डेरिवेटिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो शुरुआत में क्या बनता है बेटा, आर्थो, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दिस द रिएक्शन स्टार्ट विद द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ आर्थो एंड और पैरा भी हो सकता है, या सिर्फ आर्थो या पैरा हो सकता है, ठीक है। फिनाल डेरिवेटिव, ठीक है, आर्थो भी हो सकता है और पैरा भी हो सकता है, या आर्थो और पैरा दोनों हो सकता है, या केवल आर्थो या पैरा हो सकता है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। कह रहा है व्हिच फर्दर रिएक्ट विद द फिनाल टू फॉर्म कंपाउंड हैविंग रिंग ज्वाइंट टू ईच अदर थ्रू CH2 ग्रुप। ये रिंग एक दूसरे से कौन से ग्रुप के द्वारा लिंकअप होती है बेटा? CH2 ग्रुप के द्वारा क्या होती है? लिंकअप होती है। द इनिशियल प्रोडक्ट कुड बी लीनियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत का प्रोडक्ट जो कैसा होता है बेटा? लीनियर होता है। अगर हमसे कहा जाए फिनाल फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा जो हमारा इनिशियल प्रोडक्ट है वो लीनियर प्रोडक्ट होता है, तो वो लीनियर प्रोडक्ट वो क्या है? तो क्या बताओगे? नोवोलैक। उसका नाम क्या है बेटा? नोवोलैक, ठीक है। तो वही जो अभी मैं ऊपर बता रहा था कि जो रिलेटेड पॉलीमर है वो उसको हम क्या बोल सकते हैं? नोवोलैक भी बोल सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? पेंट में किया जाता है बेटा। किस में किया जाता है? पेंट, ठीक है। इस तरीके से सारी बातें समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। हमने क्या क्या पॉइंट बताया बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि फिनाल फॉर्मल्डिहाइड कैसा होता है? ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर होता है। ये कैसे बनाया जाता है? कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा, मतलब वाटर का एलिमिनेशन होता होगा फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड के बीच में जब रिएक्शन होती है एसिड या बेस कैटालिस्ट के साथ, ठीक है। शुरुआत में जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तब हमारा आर्थो और पैरा हाइड्रॉक्सी फिनाल डेरिवेटिव या आर्थो या पैरा, ठीक है, फिनाल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और एक दूसरे से डेरिवेटिव एक दूसरे से कौन से ग्रुप के द्वारा बंधे होते हैं? CH2 ग्रुप के द्वारा बंधे होते हैं बेटा। और लीनियर प्रोडक्ट जो शुरुआत का प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नोवोलैक, जिसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? पेंट में किया जाता है, ठीक है, पेंट में किया जाता है। आइए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इसमें। कह रहा है जब हम फिनाल, ये हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ये हमारा फिनाल है और ये हमारा क्या है? CH2OH। ये हमारा कौन है? फॉर्मल्डिहाइड। HCHO होता है, इसको मैंने शार्ट करके मैंने क्या NCERT में लिखा हुआ CH2OH, CH2O लिखा हुआ है, ये फॉर्मल्डिहाइड है फिलहाल। यहाँ पर हम क्या लिए हैं बेटा? एसिड भी ले सकते हैं या बेस भी ले सकते हैं, और हमारा ये क्या बनेगा? OH CH2OH। ये इसी को बोला हमने आर्थो हाइड्रॉक्सी फिनाल डेरिवेटिव, आर्थो हाइड्रॉक्सी मेथाइल फिनाल। ये कौन है? आर्थो हाइड्रॉक्सी फिनाइल मेथाइल फिनाल। आर्थो क्योंकि CH2OH है, ठीक है, मेथाइल फिनाल ये हो गया बेटा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आर्थो हाइड्रॉक्सी मेथाइल फिनाल। और दूसरा वाला भी बना है आर्थो और पैरा मेथाइल, ठीक है मेरा बेटा। इस तरीके से हाइड्रॉक्सी मेथाइल फिनाल डेरिवेटिव दोनों है, और इसमें आर्थो पैरा मेटा सारे हो गए, सॉरी आर्थो पैरा साथ में आ गए, ठीक है। 2 4 6 पोजीशन पर CH2H CH2H CH2H, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर CH2H, ये है CH2H CH2H। इसमें सिर्फ क्या कहते हैं? सिर्फ आर्थो पर ही था, ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ आर्थो था, इसमें आर्थो और पैरा दोनों था। और इस वाले तीसरे वाले में आर्थो और पैरा में जितने भी हैं, ठीक है, 2 4 6 पोजीशन सब पर हमारा CH2CH2H ग्रुप आ गया। अब हम लोग बात करते हैं बेटा ये, लेकिन जो हमारा ये आर्थो वाला है, ध्यान दीजिएगा, ये OH CH2OH आर्थो वाला जो होता है, आर्थो हाइड्रॉक्सी, क्या नाम है इसका? आर्थो हाइड्रॉक्सी मेथाइल फिनाल जो होगा वो हमारा लीनियरली, ठीक है बेटा, आपस में इस तरीके से CH2 के द्वारा क्या होगा बेटा? कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा एक दूसरे से क्या होगा? बाइंड अप होगा। और बाइंड अप होने के बाद ये एक लीनियर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? नोवोलैक। क्या नाम देंगे बेटा? नोवोलैक, ठीक है, नोवोलैक नाम देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि नोवोलैक जो होता है वो हमारा कौन से, इसका मोनोमर क्या होगा? तो मोनोमर हम ये बोल सकते हैं कि फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड। और अगर इस तरीके से कोई आंसर इनर तरीके से पूछ लिया जाए और अंदर की बात पूछ लिया जाए तो आप ये बात कह सकते हैं आर्थो हाइड्रॉक्सी। ये कौन है बेटा? यही है हमारा आर्थो हाइड्रॉक्सी मेथाइल फिनाल डेरिवेटिव, ठीक। अगर डेरिवेटिव की बात करेगा तो आर्थो हाइड्रॉक्सी मेथाइल फिनाल डेरिवेटिव बोलना, और वैसे अगर मोनोमर के अगर नाम वर्ड का इस्तेमाल करता है तब तो फिनाल फॉर्मल्डिहाइड हमारा, ये तो दोनों है ही है, ठीक। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, हमारा नोवोलैक बन गया। अच्छा, यहाँ पर नोवोलैक को अगर हम क्या कर दें बेटा? हीट कर दें, किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा? क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। इसी नोवोलैक को अगर मैं क्या करूँ, इसी नोवोलैक को अगर मैं क्या कर दूँ बेटा? हीट कर दूँ,
तो इसमें क्या हो जाएगी, क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। और क्रॉस लिंकिंग होने के बाद ये हमारा इनफ्यूजिबल सॉलिड मास का फॉर्मेशन कर लेगा। इनफ्यूजिबल मतलब ये कि गर्म करने पर ये इसका फ्यूजन ना हो, ठीक है। सॉलिड मास, ठीक है, क्रिस्टलाइन नेचर कहने का मतलब बन जाएगा, जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम नाम दे सकते हैं बेकेलाइट, ठीक। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम नोबोलैक से भी हम बेकेलाइट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसके द्वारा, जब हम फॉर्मल्डिहाइड, क्या बेटा, फॉर्मल्डिहाइड को हम क्या कर दें, हीट कर दें नोबोलैक के साथ, तो हमारा इनफ्यूजिबल सॉलिड मास का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम क्या नाम देते हैं, बेकेलाइट, ठीक। अच्छा, इसका इस्तेमाल, बेकेलाइट का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है बेटा, तो ये बात कैसे कह सकते हैं हम, कॉम्ब में, कंघा बनाने में, ठीक है बेटा, फोनोग्राफ रिकॉर्ड बनाने में, इलेक्ट्रिकल स्विचेज बनाने में, हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल, ठीक है, बहुत सारे उपकरण के हैंडल को भी बनाने में भी हम बेकेलाइट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बेकेलाइट बेकेलाइट का इस्तेमाल करते हैं इन सारे मटेरियल को बनाने में, ठीक है, जो भी बताया, फोनो का ग्राफ रिकॉर्ड, कॉम्ब, इलेक्ट्रिकल स्विचेज, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल। लेकिन ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे CH2 इस तरीके से आर्थो पैरा दोनों जगह पे है। अगर आर्थो पैरा दोनों जगह पे इस तरीके से क्रॉस लिंकिंग है, तभी आप इसको क्या देना, बेकेलाइट नाम देना बेटा। अदरवाइज गलत हो जाएगा, आपका क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा, और वो हमारा क्या होगा बेटा, वो हमारा आंसर नोबोलैक। नोबोलैक अगर दिया जाए तो नीचे अगर हमारी अगर फ्री सेंटर नहीं छोड़ा गया, वैकेंसी नहीं छोड़ी गई, या ऐसे इस तरीके से कुछ भी लगा नहीं है कोई ग्रुप, तब तो हमारा नोबोलैक है, जो कि आप देख रहे हैं। लेकिन अगर नीचे भी CH2 से जुड़ा है, तब हमारा ये कौन है, बेकेलाइट, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग पर बहुत बढ़िया सा आ गया, आपको वो क्लियर करना ज़रूरी है बेटा। एक मिनट में हम थोड़ा सा बेटा पीछे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको, जब मैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर पढ़ा रहा था बेटा, तब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर में हमने बेकेलाइट का भी एग्जाम्पल दिया था, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन का भी एग्जाम्पल मैंने दिया था, ठीक। तो इसके बगल में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बड़ा बढ़िया सा। ये स्ट्रक्चर हमारा कौन है बेटा, ये बेकेलाइट है या नोबोलैक है, तो ध्यान दीजिएगा। ये देखने से तो लगता है कि नोबोलैक है, ध्यान दीजिएगा, प्लीज अटेंशन बेटा। ये बेकेलाइट जो हमारा ये बना हुआ है, ये अगर बेकेलाइट लिखा है तो आप पहचान गए कि हाँ बेकेलाइट है। लेकिन ये बेकेलाइट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा नीचे, देखिए ये हमारा ऐसे नीचे एक इस तरीके से हाइफन लगा के छोड़ दिया गया है। इससे ये प्रूफ होता है कि ये बॉन्ड में है। नीचे भी इस तरीके से हमारा फिनाइल ग्रुप, इस तरीके से जो भी ग्रुप है, फिनाइल वाला ग्रुप यहाँ पर अटैच है, तभी ये बेकेलाइट है। अगर ये जहाँ पर हम डॉट रखे हैं, सॉरी बेटा, ये अगर मैं देखूं तो जहाँ पर हमारा ये डॉट रखा, अगर ये नीचे अगर इस तरीके से ऐसे डैश करके ना छोड़ा होता, तब ये कौन होता है बेटा, ये नोबोलैक होता। लेकिन ये छोड़ा गया है, इस वजह से इसका मतलब ये कौन है, बेकेलाइट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को बताया हूँ बेटा, इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसके बगल भी हमने PVC नहीं बताया था, ध्यान दीजिएगा। PVC होता है ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, अभी सब मिल रहा है, ठीक है। नायलॉन 66 की बात तो हम कर ही चुके हैं बेटा, ठीक है। और उसके साथ ये नियोप्रीन, अभी ये लोग भी मिल रहे हैं, इसलिए हमने ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं दिया है। फिलहाल आइए हम लोग अपनी जगह पर चलते हैं। हम लोग पॉलिएस्टर की बात कर लिए थे बेटा, फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड डेरिवेटिव की भी बात कर लिया। अब हम मेलामाइन के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। बेकेलाइट समझ में आ गया, अब मेलामाइन, ठीक। मेलामाइन भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कंडेंसेशन में हमने क्या क्या बताया है, कंडेंसेशन में एक पॉलीअमाइड था, पॉलीएस्टर था, फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल अब हमारा कौन आ गया बेटा, अब हमारा चौथा एग्जाम्पल आ गया है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, मेलामाइन, ठीक है। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। आइए,
मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बेटा क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है, कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ पर भी होती है, हो रही है। और इसमें क्या होता है, जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, मेलामाइन होता है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो जो मेरा पॉलीमर है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, दोनों एक साथ बोलेंगे। ठीक है बेटा, जैसे हमने यहाँ पर फिनाल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर एक साथ बोला था, यहाँ पर हमने क्या बोला था, फिनाल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक है, ये हमारा पूरा एक साथ बोलना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से वैसे ही हमारा यहाँ पर भी है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर में भी क्या होता है बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो रही है। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होने के बाद मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें क्या है, मेलामाइन का फॉर्मूला थोड़ा सा देखिएगा, या ये आपके लिए नया होगा बेटा, NH2 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 और NH2। इस तरीके से हमारा इस तरीके 3 NH2 ग्रुप लगे हैं और रिंग में NN है, ये हमारा नाम है मेलामाइन। और ये फॉर्मल्डिहाइड SCHO बोलो या CH2O बोलो। ठीक है, ये रेजिन इंटरमीडिएट, बीच में इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है बेटा, पहले ये एडिशन प्रोडक्ट बनता है NH2 NH2 NH, उसके बाद CH2OH। इस तरीके से यहाँ पर हमारा इंटरमीडिएट बना हुआ है। उसके बाद जो होता है रेजिन इंटरमीडिएट बना, उसके बाद अभी पॉलीमराइजेशन बेटा नहीं हुआ है, अब उसके बाद पॉलीमराइजेशन होगा। और पॉलीमराइजेशन होने के बाद हमारा ये क्या बनेगा, मेलामाइन पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मेलामाइन पॉलीमर नीचे भी इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी एडिशन हो रहा है। और अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, इस तरीके से CH2 ग्रुप आ जाएगा, बस ध्यान दीजिएगा। यानी मेलामाइन में आप अगर ध्यान दे पा रहे हो तो सिर्फ CH2 ग्रुप, जैसे कि हमारा फिनाल फॉर्मल्डिहाइड में CH2 आ जा रहा था बीच में, वैसे यहाँ पर भी CH2। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये NH नीचे से भी ऐड होगा, बगल से भी ऐड होगा, यही हमारा कौन है, मेलामाइन पॉलीमर। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल क्रॉकरी। ठीक है, ऐसी क्रॉकरी के बर्तन जो क्या होते हो बेटा, टूटते ना हो, अनब्रेकेबल क्रॉकरी। ठीक है, इस तरीके से इसका इस्तेमाल यहाँ पर हम कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं बेटा। राइट द नेम ऑफ मोनोमर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर। इसको तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसका मोनोमर कौन होगा, आप कैसे देखोगे। ये हमारा कौन है, बोलो भैया, नायलॉन 66 ही तो है। अगर नायलॉन 66 है तो इसका मतलब क्या हुआ, हेक्सामेथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड, इसका हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमर हो जाएगा। और दूसरे वाले की अगर बात किया जाए तो दूसरे वाले का मोनोमर क्या होगा, ये हालांकि पॉलीमर है ना, एन बाद में लगा है ब्रैकेट के बाहर, तो पॉलीमर है, तो मोनोमर इसका क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का कैप्रोलेक्टम हो जाएगा, पहले वाले का हेक्सामेथाइलिन डायमीन और क्या कहते हैं, हेक्सामेथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ पर बेटा दिया गया, ध्यान दीजिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। कह रहा है एडिशन और कंडेंसेशन को क्लासीफाई करिए। तो एडिशन कंडेंसेशन को आप क्लासीफाई करके अब आप बताइए टेरिलीन कौन है, टेरिलीन, एडिशन की कंडेंसेशन, बोलो भाई, कंडेंसेशन। बेकेलाइट क्या है, कंडेंसेशन। सी लिख दे रहा हूँ बेटा क्योंकि ज़्यादा लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये क्या होगा बेटा, ये एडिशन की कंडेंसेशन। अभी PBC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड अभी बेटा आगे आ रहा है। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की अगर बात किया जाए तो पॉलीविनाइल क्लोराइड आ क्या रहा है, पीछे हम बता भी चुके हैं फिलहाल। ठीक है, विनाइल क्लोराइड हमारा क्या होगा, आपस में क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा और ऐड होकर के PBC, यस, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये हमारा क्या होगा बेटा, ये हमारा कौन सा वाला होगा, ये हमारा एडिशन होगा। ठीक है, ये हमारा कैसा होगा, एडिशन, ये हमारा एडिशन होगा। और पॉलीथीन भी हमारा क्या होगा, एडिशन होगा। ठीक, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। एडिशन और कंडेंसेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, आइए अब हम लोग बात करते हैं कोपॉलीमर की, बात करेंगे कोपॉलीमराइजेशन। Thanks for watching this video. Please like and subscribe.